तो हेलो बच्चों। आज हम द्रव्य के तापीय गुणों का लेक्चर नंबर 18 देखेंगे। तो कुछ चीजें जो है, कुछ डाउट्स जो है बच्चों के मन में आ रहे थे, और कुछ चीजें जो है मुझे अलग से आपको एक्सप्लेन करनी थी, जो कि थोड़ी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी हैं, और कुछ चीजें जो है आपके डाउट्स भी आ रहे होंगे इन चीजों पे। तो मैंने सोचा उसके लिए आपको अलग से लेक्चर बना के मैं आपको वो चीजें क्लियर कर दूं। छोटा सा लेक्चर रहेगा, ज्यादा हम कुछ पढ़ेंगे नहीं आज। हल्का सा जो डिस्कशन है वो हमारा रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इससे आपका रिवीजन भी होगा उन सब चीजों का, और आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज के 18वें लेक्चर को शुरू करते हैं। बाकी अब मुझे भरोसा है कि आपने पिछले रिवाइज कर लिया होगा, तो आपको आज की क्लास अच्छी ही लगेगी। चलिए आज की क्लास की शुरू करते हैं। तो आज की क्लास हमारे उस वाले भाग पर है जब जहां हमने पढ़ा था कि जो पानी का घनत्व है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जहां पे मैंने आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ समझाया था, जहां पे पानी ऐसा जा रहा था। पानी ग्राफ के किस किस के बीच में ग्राफ था ये था घनत्व का ग्राफ, और अपना टेम्परेचर के साथ किस किस के बीच में था ये ग्राफ। अब अपना, अब देखो यहाँ से क्या था। हमने देखा था कि जैसे जैसे हम जो है तापमान को कम कर रहे थे, वैसे वैसे ही घनत्व जो है बढ़ता जा रहा था, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा था पानी का। लेकिन एल्कोहल और जो पारा होता है उसका जो है घनत्व लगातार घटता रहता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है। तो ये हमने पढ़ा था, आपको अच्छे से क्लियर होगा। वो ग्राफ जो हमने बताया था आपको, जहाँ पे कुछ इस प्रकार का पानी का जो है घनत्व, डेंसिटी और टेम्परेचर, यानी तापमान और घनत्व का ग्राफ इस प्रकार था। तो हम, मुझे आशा है आपको पूरा याद आ गया होगा ग्राफ। अब उससे रिलेटेड मुझे आपको कुछ चीजें समझानी थी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जल का असामान्य प्रसार 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व प्राप्त होता है, मैंने बता दिया आपको। 4 डिग्री से नीचे ठंडा करने पर जल फैलता है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे जैसे 4 डिग्री से नीचे जाओगे जल फैलेगा, क्यों? डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर मैं आपको, ये इंग्लिश टर्म है तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे घनत्व कम होगा, तो घनत्व कम होगा तो पानी फैलेगा। घनत्व कम होगा तो पानी फैलेगा। तो वो जो है पानी की खुद की एक प्रक्रिया होती है, असमान प्रसार वो दिखाता है पानी कुछ इस प्रकार से। इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का घनत्व कम जो है कम होने से वह तैरती है। इसीलिए जो है 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का जो घनत्व कम होता है, इसलिए वह तैरती है। अब ग्राफ की तुलना करें तो ग्राफ मैंने आपको बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका शिखर होता है ग्राफ का। एल्कोहल और पारा ताप बढ़ने पर लगातार घटता है, वो मैंने आपको बताया। अब कारण क्या है? इसका कारण है जल में हाइड्रोजन बंधन। जल में जो हाइड्रोजन बंधन होता है, उसकी उसी के कारण से यह प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। अब मैं आपको कुछ उपयोग इसके समझाना चाहूंगा। अब देखिए, जो ऋतु में जो शीत ऋतु में जलीय जीवों का जीवित रहना कैसे होता है। अब देखिए, जल का जो है जो है अधिकतम घनत्व किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सर्दियों में तालाब अथवा झील की जो ऊपरी सतह है वह जम जाती है, लेकिन नीचे का जो जल लगभग 4 डिग्री पर द्रव रूप में रहता है। ठीक है। बर्फ का घनत्व कम होने के कारण वह ऊपर तैरती है और एक परत बना लेती है। ठीक है। और यह परत नीचे के पानी को और ज्यादा ठंडा होने से बचाती है। इसी कारण से मछलियां और अन्य जलीय जीव पानी के भीतर जीवित रह पाते हैं। केवल यही एक कारण है जिस वजह से मछलियां, अन्य जीव पानी में जीवित रह पाते हैं, और हमारा जो नीचे का पानी है वो द्रव रूप में बना रह पाता है। मुझे आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? ठंडे क्षेत्रों में पाइप का फटना। अब देखो, मैं आपको ये समझाता हूँ, ये बिल्कुल इजी। जो देखो, दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको समझाया था, जल जमने पर फैलता है, वहां देखिए जहां लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है फैलता है। तो जल जमने पर फैलता है, जबकि सामान्यतः पदार्थ ठंडे होने पर सिकुड़ते हैं। ये आपको पता है कि जब गर्म होते हैं तो वो फैलते हैं, और ठंडे होते हैं तो सिकुड़ते हैं। ये सामान्यतः पदार्थ यही शो करते हैं। लेकिन जो हमारा जल है वो जमने पर फैलता है। अब जब पाइप के भीतर, जो पाइप है उसके भीतर का जो जल है वो बर्फ में बदलता है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो उसका जब आयतन बढ़ जाता है, यह बर्फ पाइप की दीवारों पर बहुत अधिक दबाव डालती है। तो जब यह जो बर्फ है वो पाइप के दबाव, जो पाइप की दीवार है उस पर इतना दबाव डालती है कि वह फट जाती है। दबाव अधिक होने पर धातु या प्लास्टिक के पाइप आराम से फट जाते हैं। तो यही कारण है ठंडे क्षेत्रों में पाइप का फटना। क्यों? क्योंकि जल जमने पर फैलता है।
ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप ये याद रख लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न तो इसी चीज से बन जाएंगे, अगर आ सकते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर, शिलाओं का जो है अपक्षय, फ्रीज दो चक्र जिसको हम कहते हैं। वर्षा का जल जो है चट्टानों की दरारों में चला जाता है, जो वर्षा का जल है वो चट्टानों की दीवारों में चला जाता है, दरारों में। अब ठंड पड़ने पर यह है जल जमकर बर्फ बन जाता है और फैलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जल जो है जमने पर फैलता है। अब क्या है, पानी वर्षा ऋतु के टाइम पर, वर्षा ऋतु के समय पर पानी घुस गया पत्थरों के अंदर, और फिर पत्थरों की जो दरारों के अंदर, अब दरारों के अंदर क्या है, वो ठंडों में जमता है और जमने पर वह फैलता है। तो फैलने से दरारें और चौड़ी हो जाती हैं। बार बार जमने और पिघलने की प्रक्रिया, जिसको हम फ्रीज दो कहते हैं, से धीरे धीरे चट्टानें टूट जाती हैं। इसे हिम अपक्षय यानी फ्रॉस्ट वेदरिंग भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिम अपक्षय से हिंदी में कहते हैं। तो मुझे आशा है कि यह चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। तो ये देखिए, अब अगली स्लाइड में जो मुझे लगा कि मुझे आपको समझाना चाहिए कहाँ, वो है परिभाषा प्रति मूल ऊष्म क्षमता, मतलब मूलर विशिष्ट ऊष्म क्षमता की मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ। जो मूलर विशिष्ट ऊष्म क्षमता है, उसकी परिभाषा परिभाषा क्या होती है, प्रति मूल ऊष्म क्षमता। अब देखिए जो किसी पदार्थ का एक मोल का तापमान, किसी भी पदार्थ के एक मोल का तापमान 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, उसे मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये बस इतना ही है जितना मैंने आपको भी बताया, मतलब इसकी डेफिनेशन इससे ज्यादा आपको नहीं लिखनी है और आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं किसी भी पदार्थ का एक मोल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, केवल एक मोल से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितनी ऊष्मा चाहिए, उसे हम कहते हैं मूलर विशिष्ट ऊष्मा। जो है मूलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और इसका सूत्र, जो सूत्र मैंने आपको डायरेक्ट बताया, सी एम से हम उसे दर्शाते हैं बराबर क्यू बटा एन डेल्टा टी। तो इसका ऊष्म होता है, जहाँ क्यू क्या है, क्यू है दी गई ऊष्मा, एन क्या है मूल की संख्या, डेल्टा टी क्या है तापमान में परिवर्तन, और इकाई क्या होती है इसकी, जूल पर मूल पर केल्विन। जूल प्रति मूल प्रति केल्विन जो है इसकी इकाई होती है, आपको याद रखनी है। अब स्थिर दबाव और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। अब इसका जो है इस सूत्र क्या होता है, मैंने आपको क्लास में बताया था, Cp बराबर dQ बटा dt P। और इसका P का मतलब क्या है, स्थिर दबाव पर विशिष्ट ऊष्मा। जब भी यहाँ P लिखा है इसका मतलब है स्थिर दबाव, दबाव को बोले सॉरी मैंने, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। यू जैसे अब मैं दूसरे वाला आपको सूत्र बताता हूँ, सीवी बराबर डी क्यू बटा डी टी, वी लिखा हुआ है। तो इसका क्या हुआ, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। हम ये देख रहे हैं कि किसको हमने स्थिर किया, उसके बाद जो है उसमें विशिष्ट ऊष्मा देखी। अब जैसे अगर हमने स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा देखी तो उसका सूत्र अलग, और जब हम स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा देख रहे हैं उसका आयतन अलग, दोनों के आयतन मैंने आपको क्लास में ही पढ़ाए थे। अब गैसों के लिए क्या होता है कि जो अपना सीपी होता है इसमें से सीवी घटाते हैं तो आर आता है। आर क्या है, आर आपको मैंने क्लास में बताया है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और यह नियतांक कांस्टेंट रहता है, मतलब हमेशा सेम रहता है। कारण क्या है, स्थिर आयतन पर, जब स्थिर आयतन पर आयतन स्थिर रहता है तो सारी ऊष्मा केवल ताप बढ़ाने में लगती है, और जब स्थिर दाब पर कुछ ऊष्मा बाहरी कार्य यानी एक्सपेंशन वर्क, मतलब बाहरी जो चीजें होती हैं उसमें भी खर्च हो जाती है। इसीलिए जो सीपी है, जो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है, वो हमेशा स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा से हमेशा ज्यादा होती है। इसी कारण से यह के बराबर होती है, जो नेगेटिव नहीं होता, मतलब माइनस में नहीं जाता। इसका मतलब क्या है, सीपी हमेशा बड़ा रहेगा सीपी सीवीसी, मतलब स्थिर दाब पर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो हमेशा जो है आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है उससे हमेशा ज्यादा रहेगा। ये आपको याद रखनी है। तो इसमें अब आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता आप इसमें कोई भी डाउट होगा। चलते हैं अगली स्लाइड पर। हाँ, तो ये वाली इसमें देखिए, जो गुप्त ऊष्म है जिसको हम इंग्लिश में लेटेंट हीट भी कहते हैं। अब गुप्त ऊष्म की परिभाषा का क्या क्या सीन है, देखिए किसी पदार्थ की जो है अवस्था परिवर्तन, ठोस से द्रव या द्रव्य से गैस के लिए आवश्यक ऊष्मा बिना तापमान बदले कितनी चाहिए होती है, उसे गुप्त ऊष्म कहते हैं। मतलब गुप्त ऊष्म किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ की जो है अव्यवस्था परिवर्तन, ठोस से द्रव, द्रव्य से ठोस के लिए जितनी भी ऊष्मा चाहिए होगी बिना तापमान बदले, बिना तापमान बदले, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बिना तापमान बदले नहीं लिखेंगे तो आपका जो है
परिभाषा अधूरी रह जाएगी। तो बिना तापमान बदले जितनी ऊष्मा चाहिए उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका फॉर्मूला, अगर ठोस से द्रव्य की तरफ जा रहे हैं या द्रव्य से ठोस की तरफ, तो इसका फॉर्मूला क्यू बराबर MLF होता है। ये मैंने आपको कक्षा में बताया था। वेपोराइजेशन, इसको, अब फ्यूजन क्या है, और जब ठोस से द्रव्य या द्रव्य से ठोस आए। अब वेपोराइजेशन क्या है, जब द्रव्य से अपन गैस में जाए या गैस से अपन द्रव्य में आए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, Q बराबर MLV। और इसकी इकाई क्या होती है, जूल पर केजी। यह है जूल प्रति किलोग्राम। और आर इसका अगर आयाम देखना है तो वो क्या होगा, M0L2T-2। ठीक है। अब जल बनाम भाप ये हम देखेंगे। अब बर्फ जो है, बर्फ की जो है गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 334 किलो जूल पर केजी। और जल के जो है, जल से जो है भाप में, जल से भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 2260 किलो जूल किलो केल्विन, किलो के सॉरी किलोग्राम। आपको इसको इन जो है चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना जरूरी है कि आपको समझना चाहिए कि उससे बस ज्यादा होती है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा से ज्यादा होती है जल से भाप की गुप्त ऊष्मा। एग्जैक्ट वैल्यू आपके एग्जाम में उतनी नहीं आएगी, याद कर लोगे आपको मदद कर देगी, लेकिन उतना नहीं। तो आप इस पे ज्यादा फोकस करें कि कैसे जल से भाप की जो गुप्त ऊष्मा 2000 के आसपास होती है, इतना याद रखें। जो है भाप के जलन अधिक गंभीर होते हैं, भाप के जो जलन होते हैं वो अधिक गंभीर होते हैं, क्योंकि भाप से संघनन में बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। ये बात आपको याद रखनी है। अब वाष्पीकरण का शीतलन प्रभाव, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन। मतलब कि जब ठंडा ठंडा जो ठंडा हमें महसूस होता है एवेपोरेशन पे, वो कैसे होता है, जो है वाष्पीकरण शीतलन प्रभाव कैसे देता है। तो वाष्पीकरण की जो एक वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा जो है आसपास से ली जाती है। ये बात आपको पता होगी, ये मैंने पढ़ाई थी क्लास में। तो वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा जो है आसपास से ली जाती है, इससे आसपास का तापमान घटता है। तो जब आसपास का तापमान घटता घटता है, जो पसीना आता है वो शरीर से ऊष्मा लेकर ठंडक पहुंचाता है। जो अपना पसीना आता है वो शरीर से जो है ऊष्मा लेता है और उससे अपन ठंडक पहुंचाता है। क्यों, क्योंकि वो शरीर से तापमान लेता है, उसको जो है शीतलन प्रभाव हमें होता है, क्योंकि वाष्पीकरण वहां पे हो रहा होता है। तो वो अपने शरीर से लेती है उस ऊर्जा को और हमें ठंडक पहुंचाती है। और जो है एल्कोहल और स्पिरिट त्वचा से तेजी से वाष्पित होकर ठंडक देते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं। अब है टॉपिक सुपर कूलिंग। तो सुपर कूलिंग देखिए, परिभाषा अगर सुपर कूलिंग की बात करें, तो जब कोई द्रव अपने जमाव बिंदु का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जहां पे जो है वो जमने लगता है, से नीचे भी द्रव्य अवस्था में बना रहता है। मतलब कोई अपने जो उसका जमाव बिंदु है जहां पर उसे जम जाना चाहिए, वो उससे नीचे भी द्रव्य अवस्था में बना रहता है, तो उसे हम सुपर कूलिंग कहते हैं। और सुपर कूलिंग, अब जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तरल रह जल जो है जल 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तरल रह सकता है, यदि न्यूक्लिएशन जो है साइटस ना हो। अब उदाहरण के रूप में मैं अगर आपको बताऊं, सुपर कूल्ड वर्षा की बूंदें जो बादलों में तरल रूप में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे मौजूद होती हैं। अब मैं आपसे कहूं, जो सुपर कूल्ड वर्षा की बूंदें होती हैं, ये पहले बात तो वर्षा जैसे आपको दिखती है, छमछम छमछम नीचे पानी तरल रूप में आ जाता है, ऊपर ऐसा नहीं होता है। लेकिन बादलें जो है, बादलों में पानी तरल रूप में ही मौजूद होता है। जब वो तरल रूप में मौजूद होता है तो उसका जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है। तो जो बादलों में तरल रूप में वो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे मौजूद रहती है, सुपर कूल्ड वर्षा की बूंद है। तो ये सुपर कूलिंग का हमारा एक उदाहरण हो गया। अब शीतलन चक्र क्या होता है। शीतलन चक्र है कि यह तापमान बनाम समय का ग्राफ होता है, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। अब इसमें जो है विभिन्न चरण क्या होते हैं, द्रव्य का धीरे धीरे जो है ठंडाना। अब द्रव्य जो है धीरे धीरे ठंडाता है जमाव बिंदु पर, जो है प्लेट्यू, जहां ताप स्थिर रहता है और गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है। अब द्रव्य से ठोस बनने के बाद ठोस का ठंडाना, ये जो है इसके विभिन्न चरण हो गए। अब ग्राफ पर जो है अवस्थाएं, चाहे लिक्विड हो, लिक्विड प्लस सॉलिड हो, स्पष्ट रूप से चिन्हित करनी चाहिए। जो मैंने आपको वो ग्राफ बताया है वो आपको उसमें स्पष्ट रूप से चिन्हित करनी चाहिए। तो चलिए अगली क्वेश्चन में चलते हैं, और ये ग्राफ अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब जो है हम फोरियर का जो फोरियर के जो है नियम पढ़ेंगे। अब देखिए, अब जो है
ऊष्म प्रभाव घनत्व, जिसको हम इंग्लिश में हीट करंट डेंसिटी कहते हैं, उसका मैंने आपको क्लास में ही जो है वो बताया हुआ है इसका फॉर्मूला। Q बराबर माइनस का के डी टी बटा डी एक्स। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो है ऋण चिन्ह जो होता है, माइनस होता है, ऊष्म हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होता है। ये बात आपको पता होगी, मैंने क्लास में बताई थी। ऊष्म जो है हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। यह नियम स्थिर अवस्था में भी लागू होता है। अगर स्थिर अवस्था भी है तो उसमें भी यह नियम लागू होता है। और याद रखिए इसका जो सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर माइनस का के डी टी बटा डी एक्स। और ये माइनस लगा है, क्या वो बता रहा है कि वो हमेशा जो है ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। यही हमें माइनस का साइन जो है लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, वो हमें बता रहा है। इसको ऋण चिन्ह बोलते हैं जो। अब जो है ऊष्मीय चालकता, जिसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी पदार्थ की ऊष्म प्रवाहिता करने की क्षमता, कितनी वह ऊष्म प्रवाहिता प्रभावित कर सकता है, उसकी क्षमता जो है, उसको हम ऊष्मीय चालकता कहते हैं। इकाई इसकी क्या होती है? डब्लू मीटर प्रति मीटर प्रति केल्विन। और मान जो है इसका क्या होता है? तांबे का 400, कांच का 1 और लकड़ी का 0.1। अब अच्छे चालक जो है, अच्छे चालक जो धातु होते हैं बनाम जो है रोधक। अब जैसे अच्छे चालक होते हैं और एक होते हैं बनाम रोधक। रोधक जैसे कि लकड़ी, रबड़, ये जो है इनकी ऊष्म चालकता कम होती है। और जो है जैसे धातु होते हैं जो अच्छे चालक होते हैं, उनकी चालकता ज्यादा होती है। अब देखिए ताप जो है प्रवणता व स्थिर अवस्था, ये जो है, अब इसको समझेंगे। जो ताप प्रवणता है, दूरी के साथ तापमान का परिवर्तन दर। अब दूरी के साथ तापमान का क्या परिवर्तन दर होगा, उसको हम ताप जो है प्रवणता कहते हैं। इसको हम किससे दर्शाते हैं? डी टी बटा डी एक्स से। अब स्थिर अवस्था को कैसे समझेंगे? किसी बिंदु पर आने वाली ऊष्म के बाहर जाने वाली ऊष्म से जब बाहर होती है, उसको हम स्थिर अवस्था कहते हैं। अच्छे से समझिए, स्थिर अवस्था किसे कहते हैं? जब किसी भी बिंदु पर आने वाली ऊष्म, मैं किसी भी बिंदु पर कहूं आने वाली ऊष्म बाहर जाने वाली ऊष्म के बराबर हो, उसे हम स्थिर अवस्था कहते हैं। प्रणाली में ऊष्म का जो है संचय नहीं होता है। याद रखिए, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रणाली में कभी भी ऊष्म का संचय नहीं होता है। तो आशा है आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें आप इसमें मैंने आपको ऊष्म चालकता भी अच्छे से समझा दी। अब एक बार पूरा देख लेते हैं। मैंने आपको शुरुआत में समझाया 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व क्या होता है और क्यों होता है। उसके बाद ग्राफ की तुलना बताई कि जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा जो है घनत्व होता है पानी का। मैंने आपको 3 उपयोग बताया, कैसे पाइप फट जाता है, ऋतु जो है शीत ऋतु में जलीय जीवों का जो है जीवित कैसे रहते हैं, वो चट्टाने कैसे टूट जाती हैं। फिर मैंने आपको मूलर विशिष्ट ऊष्म समझाई। फिर मैंने आपको स्थिर दाब पर स्थिर आयतन का विशिष्ट ऊष्म समझाया। फिर मैंने आज आपको गुप्त ऊष्मा बताई। इसमें कुछ लोगों को जो है डाउट थे, वो मैंने क्लियर किए। फिर जल बनाम भाप मैंने आपको समझाया। जल बनाम भाप क्या होता है, क्यों उनकी जो है इतनी वो गुप्त ऊष्म का क्या उसमें अंतर होता है। फिर वाष्पीकरण का मैंने शीतलन प्रभाव आपको समझाया, कैसे जो है हमें जब ठंड लगता है, मतलब जब पसीना आता है तो पसीने से हमें ठंडक महसूस होती है शरीर को। उसके बाद मैंने आपको सुपर कूलिंग बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तरल रह पाते हैं, उन पदार्थ को हमने पदार्थ को सुपर कूलिंग पदार्थ है, और इस प्रक्रिया को सुपर कूलिंग कहते हैं। शीतलन वक्र मैंने आपको बताया। फोरियर का मैंने आपको नियम बताया, जिसमें माइनस के चिन्ह क्या दर्शाता है कि जो है ऊष्मा हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से, मतलब ज्यादा टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर की ओर बहती है। और ऊष्म चालकता फिर मैंने आपको समझाया। ताप प्रवृत्ति है वह स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था क्या होती है? बाहर जाने वाली ऊष्मा जब अंदर आने वाली ऊष्मा के बराबर हो जाती है, तो उसे हम स्थिर अवस्था कहते हैं। और यहाँ होता है हमारा लेक्चर समाप्त। इसके बाद आपके कोई भी डाउट नहीं होंगे। एनसीईआरटी अच्छे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना इनफ है। आज का डाउट आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। आशा है आपने इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे ही लिया होगा। क्योंकि रिवीजन अगर आप इसको पढ़ने के तौर से ले रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पिछली क्लासों में एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको ये पूरा लेक्चर इंजॉयबल लगा होगा, आपको मजा आया होगा। तो आशा है आपको आज का लेक्चर देखने में मजा आया होगा। आप पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। आशा है आपका जीवन अच्छा रहेगा और आपकी एग्जाम भी अच्छे जाएंगे। धन्यवाद।